हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला फाउंडेशन के हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके लिए लगातार करियर काउंसलिंग के वीडियोस आ रहे हैं, उसी कैटेगरी के अंदर हम आज वीडियो लेकर के आए हैं इंजीनियरिंग पर, यानी IITN कैसे बने। ये कौन है IITN, किसे कहते हैं IITN, है ना। और लगभग 10 सवालों के जवाब मैं आज देने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलेंगे कि भाई 10th के बाद किस तरीके से हम लोगों ने इस IIT के रास्ते को तय करना है, किस तरीके से हमने इस IIT के गेट के बाहर जाके खड़ा होना है और उसके बाद एडमिशन मिल जाएगा। ऐसी तैयारी आपने कैसे करनी है। तो बहुत सारे सवालों का जवाब आज मैं लेकर के आपके सामने आया हूं। सवाल कुछ इस तरह के होंगे कि इंजीनियर कौन होता है। पहले तो आप ये समझें कि आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में क्यों जागना चाहिए, है ना। इंजीनियर कौन होता है, उसके बाद इंजीनियर की जो तैयारी है, इंजीनियरिंग की जो तैयारी है वो कैसे की जाती है, कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो, इंजीनियर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, यानी आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उनके अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, पेपर का पैटर्न कैसा आता है, जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स के पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के वो किस तरीके से आते हैं, कितने तरह के पेपर रहते हैं। इसके बाद कौन कौन से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन कॉलेजेस की फी कितनी है, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, और उसके बाद एक एवरेज पैकेज यानी आपको सैलरी कितनी मिलती है एज अ इंजीनियर जब आप जॉब पे लगेंगे। ये खैर बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन फिर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन आज के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो के अंदर दी जा रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लगभग 10 क्वेश्चनों के आंसर आज हम करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं कि इंजीनियर कैसे बने, हाउ टू बिकम इंजीनियर, है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल है कि भाई पहले पता तो करें कि इंजीनियर होता क्या है ना। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंजीनियर अपने स्किल से, अपनी एक्सपर्टीज से, अपने इंटरेस्ट से कुछ नया इनोवेट करता है, कुछ नया बनाता है। जैसे कि मान लीजिए एक सिविल इंजीनियर है तो वो प्लानिंग बनाएगा, मैपिंग बनाएगा, है ना। ऐसे ही कोई रोड इंजीनियर है तो वो रोड में मटेरियल क्या डलने वाला है, रोड की लेंथ कितनी होने वाली है, रोड की एलिवेशन कितनी होने वाली है, ये सारी चीजों में अपनी इनोवेशन डालेगा, कुछ नया बनाने की कोशिश करेगा। पुल बनाने वाला इंजीनियर होता है, बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर बनाने वाला इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इंजीनियर, बहुत सारी तरीके की इंजीनियरिंग होती है। आज हम सभी को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो भैया इंजीनियर कौन हुआ, इंजीनियर वो हुआ जो अपने माइंड से कुछ नया इनोवेट करता है। तो जिन बच्चों को इनोवेशन में इंटरेस्ट है, जो बच्चे साइंस में तो इंटरेस्ट लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ इनोवेशन के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई कुछ नया बनाना है, अपने दिमाग को यूज करके, कुछ लॉजिक को, कुछ साइंस को, कुछ फिजिक्स की बैकिंग को, कुछ मैथमेटिक्स की बैकिंग को यूज करके कुछ नया डेवलप करना है, उन बच्चों के लिए इंजीनियरिंग चुनना यानी इंजीनियर बनना ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए ऐसा होता है कि जब हम स्कोप के पीछे भागते हैं ना, अपने इंटरेस्ट के पीछे नहीं भागते, है ना। मार्केट के अंदर दो बातें होती है कि भाई इसमें स्कोप कितना है, और दूसरी बात कोई नहीं पूछता कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो जब आपका इंटरेस्ट किसी चीज में होता है और वही आप चीज परस्यू करने लगते हैं, उसी चीज पर आप चलने लगते हैं, तो आप यकीन मानिए आप जल्दी और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो अपना इंटरेस्ट छोड़ करके कहीं और पहले भागते हैं, फिर कहीं से भटकते हुए वापस आते हैं अपने इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि कभी ना कभी आपको अपने इंटरेस्ट की तरफ आना ही पड़ता है, नहीं तो आप पिसा हुआ फील करते हैं। आप ऐसा फील करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको पकड़ लिया गया है, यहां हम फंस गए हैं, यहां हमको मजा नहीं आ रहा है, इस तरीके की फील आती है। तो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर अपनी स्ट्रीम चूज कीजिए और उसके बाद लग जाइए, जुट जाइए, और जो भी रास्ता पकड़े उस पर अपना 100% आपको देना है। मीडियोकर के लिए कोई जगह नहीं होती है, ठीक है ना। तो पहला जवाब मेरे ख्याल आपको मिल गया कि इंजीनियरिंग क्या है। तो इंजीनियर वो होता है जो अपनी इनोवेशन से, अपने नॉलेज से कुछ नया इनोवेट करता है, कुछ नया बनाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दूसरा सवाल है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, यानी इंजीनियर बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपको बच्चों 11th क्लास के अंदर, क्योंकि आप 10th पास कर जाते हैं, तो 11th क्लास के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी PCM चाहिए, राइट। और इसी के साथ अगर आप 10th के बाद, एक रास्ता और भी है, 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा के अंदर भी जाते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो यस, डिपेंड करता है कि आपने मतलब जल्दी से ITI करके, ITI डिप्लोमा कोर्सेज के लिए इंस्टीट्यूट रहता है, वो वहां से आप डिप्लोमा करके भी बाद में लेटर ऑन लेटरल एंट्री के थ्रू कॉलेज में वापस जा सकते हैं, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकंड ईयर के अंदर वापस जा सकते हैं। तो 10th के जस्ट बाद डिप्लोमा का भी ऑप्शन अवेलेबल है, डिप्लोमा में जाने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और डिप्लोमा करने के बाद आप डिग्री होल्डर नहीं कहलाते, आप डिप्लोमा होल्डर कहलाते हैं, क्योंकि 12th के बाद जब 11th हो जाएगी, इसके बाद 12th हो जाएगी PCM से,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। उसके बाद आप कॉलेज के अंदर एंट्री लेते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एंट्री होती है। लेकिन डिप्लोमा के बाद सीधी सेकेंड ईयर के अंदर एंट्री होगी आपकी। इसको बोलते हैं लीट, लेटरल एंट्री के लिए जो टेस्ट होता है, ठीक है ना, लीट एग्जाम बोलते हैं उसको। तो ये इंजीनियरिंग के लिए ये भी टेस्ट है जो कि आपको देना पड़ता है अपना डिप्लोमा पूरा करने के बाद। कम से कम आप डिप्लोमा होल्डर हो जाते हैं, और एक डिप्लोमा होल्डर के रूप में अगर आप जॉब पर जाते हैं तो आप इंजीनियर नहीं कहलाते, आप टेक्नीशियन कहलाते हैं। तो प्लीज माइंड कर लीजिएगा इस बात को कि ये इंजीनियरिंग नहीं है, एक रास्ता है बस इंजीनियरिंग की तरफ जाने का, कि आप सब सीधे रास्ते से मोस्टली बच्चा जाता है 11th करता हुआ, फिर पीसीएम करता हुआ, फिर 12th में पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को पढ़ता हुआ। एक स्कोर के बाद, एक एग्जाम को देने के बाद वो किसी कॉलेज में जाता है, तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आपको नए जुड़ेंगे अपने कॉलेज में आते हुए, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, और लीट यानी लेटरल एंट्री दे करके फिर कॉलेज में जाते हैं। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन की बातें थी कि इंजीनियर कैसे बने, किस तरीके से हम, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अपने को 10th के बाद कि जिसके थ्रू हम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर दाखिला ले सकें। उसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ये चारों साल जो हैं वो आपको साथ साथ बिताने पड़ते हैं, यानी ये वाला बच्चा भी और उसके बाद जो लेटर एंट्री से आएगा वो वाला बच्चा भी, दोनों मिल करके ये जो कोर्स है पूरा कंप्लीट करेंगे अपना 4 इयर्स का। डिप्लोमा वाला 3 इयर्स का करेगा क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ रहेगा उसके लिए, और जो डिग्री होल्डर है यानी जो डिग्री के थ्रू जा रहा है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों साल कंप्लीट करेगा। तो ये कुछ कोर्स की ड्यूरेशन की बात है, खैर आगे बात करेंगे और हम इस बारे में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ, हाउ लॉन्ग इज द कोर्स, ये कोर्स कितना लंबा है। तो अगर हम बात करें डिग्री कोर्स की, अगर हम बात करें डिग्री कोर्स की जो बहुत सारे बच्चे मोस्टली करते हैं, डिग्री कोर्स की अगर हम बात करें तो ये 4 इयर्स की होती है, 4 साल की होती है, ठीक है ना, 4 इयर्स की होती है। जिसके अंदर फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर जो होता है जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो आपने अपने स्कूल लेवल पर पढ़ा था, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और अपर लेवल यानी इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एप्लीकेटिव फिजिक्स, ठीक है ना, इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। फिर सेकंड ईयर से आपकी पर्सनलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है कि आप कौन कौन से स्ट्रीम में है। अगर आप मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स बहुत सारे आ जाएंगे, कंप्यूटर साइंस के अंदर है तो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट बहुत सारे आ जाएंगे, आईटी के अंदर है तो आईटी के सब्जेक्ट बहुत सारे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट बहुत सारे आ जाएंगे, ऑटोमेशन है तो ऑटोमेशन या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे चीजें आ जाएंगी, ऐसी एरोनॉटिकल वगैरह वगैरह जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग है, आपके कोर सब्जेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर से। तो एक तो था ये तरीका, और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि भैया आप पहले से डिप्लोमा होल्डर हैं, ठीक है ना, आप पहले से डिप्लोमा होल्डर हैं, और उसके बाद आप 3 ही सालों का कोर्स करेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर जो होगा वो स्किप हो जाएगा, आप सीधे सेकंड ईयर के अंदर प्रवेश लेते हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, और जब आप फोर्थ ईयर से पास आउट होते हैं तो आप दोनों ही, यानी जो इस रास्ते से गया है वो भी और जो इस रास्ते से गया है वो भी, दोनों ही डिग्री होल्डर बन जाते हैं। यानी जो डिप्लोमा वाला है उसके पास डिप्लोमा पहले रहेगा फिर डिग्री रहेगी, और स्कूल से जो गया है 12th पार करके, 11th और 12th करके, उसके पास 12th की मार्कशीट रहेगी, साथ ही साथ वो डिग्री अपने पास होल्ड करेगा जब वो 4 साल पूरे कर चुका होगा अपनी इंजीनियरिंग के। कोर्स का नाम बीटेक रहता है, बीटेक या बीई, फुल फॉर्म है इसकी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और बीई की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो दोनों कोर्सेज ऑफर होते हैं, दोनों ही रेप्यूटेड कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं कि एक अच्छा है एक उससे थोड़ा कम मीडियोकर है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही बढ़िया अच्छे कोर्स माने जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे डिप्लोमा होल्डर जो होगा वो अपनी किसी पर्टिकुलर फील्ड से आएगा और फिर उसी फील्ड के अंदर आगे जाएगा, उसको सीधे कोर सब्जेक्ट्स ही मिलेंगे, फर्स्ट ईयर उसका स्किप हो जाता है। तो यस, दोनों ही एट द एंड बीटेक और बीई दोनों में से कोई एक होल्डर होंगे, और इसी का नाम, यही नाम डिग्री का नाम भी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि कोर्स कितना लंबा है। डिग्री वाले के लिए जो स्कूल से चल करके आया उसके लिए 4 साल है, और जो डिप्लोमा होल्ड करके आया उसके लिए 3 साल का कोर्स है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, कितने टाइप की इंजीनियरिंग होती है। तो भैया इंजीनियरिंग होती है बहुत सारी टाइप की, लगभग 20 प्रकार हैं इंजीनियरिंग के, इससे भी ज्यादा लगभग, ठीक है। मैं कुछ मुख्य के नाम ले लेता हूं, बाकी सब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जो कि सबसे मशहूर इंजीनियरिंग है, और ये आईटी के अंदर बूम करती हुई एक इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट द एंड बनाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, नहीं तो आईटी इंजीनियरिंग यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। दोनों फील्ड्स के अंदर फर्क यह है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर
आपको थोड़े से हार्डवेयर के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा ऑटोमेशन के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जाता है, लेकिन आईटी के अंदर आपको हार्डवेयर के सब्जेक्ट कम पढ़ाए जाते हैं, नेटवर्किंग फील्ड में ज्यादा लेकर के जाता है कि कंप्यूटर के नेटवर्क्स कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे काम करते हैं, लैन मैन वैन, ये शायद आपने कुछ वर्ड सुने होंगे। इनसे रिलेटेड बातें जो हैं वो आईटी फील्ड के अंदर होती है। साथ ही साथ प्रोटोकॉल से रिलेटेड जितनी बातें होती है, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी बातें होती है, वो ज्यादातर पढ़ाई जाती हैं आईटी फील्ड के अंदर। दोनों के सब्जेक्ट्स 80% सिमिलर हैं, 20% अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, उसी बेसिस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो सीएस हो गया, आईटी हो गया यानी कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इसी के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन कभी कभी कंबाइन होकर के भी किसी किसी कॉलेज में मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जो कि आप चिपसेट वर्क करते हो, जो मोबाइल के अंदर चिप्स होती हैं, रैम देखी होगी आपने, मदरबोर्ड देखा होगा, इनके ऊपर की जो वर्किंग है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर मोबाइल कम्युनिकेशन के और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा चर्चा होती है। थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं सभी के बारे में, सबके बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। आप अपने रिसर्च के बेसिस पे भी इस चीज को जान सकते हैं, गूगल कीजिए, देखिए क्या है उसके अंदर, यूट्यूब पे जाइए, देखिए, डालिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है। ठीक है, इसी के बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मतलब जितनी भी कहीं पर भी ज्यादा करंट वाली, ज्यादा वोल्टेज वाली जब बातें होती है तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो जहां जहां इलेक्ट्रिकल वर्क रहता है वहां वहां इलेक्ट्रिक इंजीनियर अपना काम करता है। ठीक है, जैसे कि बिजली विभाग के अंदर आपने देखा होगा, और हर विभाग में बिजली विभाग जरूर होता है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जरूर होता है। इसके अलावा बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग, बिल्डिंगें बनाने वाला, रोड इंजीनियर, सड़क बनाने वाला, आपका इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, इस तरह की भी इंजीनियरिंग होती है। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री की भी इंजीनियरिंग होती है जो कि आईआईटी ऑफर करता है। ऐसी न्यूमरस इंजीनियरिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग होती है जिसके अंदर आप केमिकल से रिलेटेड बैटरी को और ज्यादा इनोवेट बनाने के लिए, और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए यूज करते हो, डिफरेंट केमिकल से उसको बूस्ट करते हो। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, ये सब बहुत तरह की इंजीनियरिंग है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मेरे मतलब जितना मेरे माइंड में आ रहा है मैं उतना आपके सामने बता रहा हूं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो ये सब के सब नाम आपको डिस्प्ले होंगे। ठीक है जी, तो ये था इंजीनियरिंग कितने तरह की होती है। तो आपको अपना इंटरेस्ट, अपनी फील्ड ये चूज करनी पड़ेगी, लेकिन वो चूज करने के लिए आपको 12th के बाद, जब आप एक एग्जाम को क्लियर कर लोगे उसके बाद डिसाइड होगा कि आप कौन सी फील्ड चूज करोगे। और जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले होगे उससे पहले काउंसलिंग होगी, वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी स्ट्रीम में आपने जाना है। ठीक है, चलिए, ये था आपका चौथा सवाल का जवाब कि इंजीनियरिंग कितने तरह की होती है। तो भाई 20 से ज्यादा तरह की इंजीनियरिंग है जो कि बहुत अच्छा ऑफर करती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स? कितने तरह के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं? तो भैया बहुत सारे तरीके के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिसके अंदर सबसे रेप्यूटेड एंट्रेंस एग्जाम्स माने जाते हैं। कुछ 5-6 मैं आपके सामने नाम लेता हूं, बाकी स्क्रीन पर आपके आ रहे होंगे। सबसे पहले जेईई मेन, फिर जेईई एडवांस्ड, उसके बाद बिटसैट, उसके बाद WBJEE, ठीक है, फिर VIT JEE। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो गवर्नमेंट की अपनी यूनिवर्सिटीज हो, दोनों ही इसको करवाती हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, जैसे बिट्स पिलानी, नाम आपने सुना होगा, बिट्स, ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टडीज, बिट्स पिलानी के अंदर राजस्थान में ये यूनिवर्सिटी है। तो ये भी अपना कोर्स ऑफर करती है, लेकिन ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो ये बहुत ही रेप्यूटेड है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट होते हुए भी बहुत अच्छे रेप्यूटेड हैं। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूं। और पहला एग्जाम जिसको आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है वो है जेईई मेन। आप 12th के बाद जब तैयारी कर रहे हो, यानी आप अगर 12th के अंदर हो और आप तैयारी कर रहे हो, या आप 11th से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं वैसे तो इसकी, इवन कुछ बच्चे तो 9 से भी स्टार्ट कर देते हैं फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर। 11th क्लास के अंदर जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेकर के, तो जेईई मेन के अंदर यही 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। हर साल पैटर्न लगभग थोड़ा सा चेंज होता है। मैं रीसेंट पैटर्न आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपके आने वाले टाइम तक क्या पैटर्न रहेगा ये आपको उसी टाइम खुद देखना पड़ेगा, तो फिर ये बात आपके लिए कुछ वैलिड रहेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप जान सकते हो किस तरीके के पैटर्न आज तक ऐसे देखे गए हैं जेईई मेन पेपर के अंदर, जो कि आप 12th के इमीडिएट बाद देते हैं। जैसे ही आपके 12th के बोर्ड होंगे, कुछ बच्चे बोर्ड से पहले भी दे चुके होते हैं इस एग्जाम को और बोर्ड के बाद भी। 4 ट्राई थे कोरोना के टाइम पर, अब जब कोरोना नहीं था तो 2 ट्राइज हैं, 2 अटेम्प्ट में आप जेईई दे सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा। एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम की एक
संस्था है जो इसको करवाती है, NTA नाम की। पहले इसको CBSE करवाती थी, जो कि पहले AIEEE भी करवाया करती थी, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जो कि हमारे टाइम पर हुआ करता था आज से लगभग 10-12 साल पहले, और उससे भी पहले तक होता रहा है ये। तो वही उसी के ही एक पैटर्न पर JEE मेन पूछा जाता है, ठीक है, JEE मेन का एग्जाम पूछा जाता है। तो फिजिक्स रहती है, केमिस्ट्री रहती है, मैथ्स रहती है, जिसके अंदर के आपके 25 सवाल रहते हैं, 25 सवाल, ठीक है। और इसमें से 20 सवाल जो होते हैं, 20 सवाल जो होंगे वो होंगे MCQ टाइप, 20 सवाल जो रहेंगे वो रहेंगे MCQ टाइप, और जो बचे हुए 5 सवाल है ये रहते हैं इंटीजर टाइप। अब सर ये इंटीजर टाइप क्या होता है? भैया इंटीजर टाइप यानी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करनी पड़ती है। यस, आपके पास एक कीपैड होगा, मतलब स्क्रीन के ऊपर, CBT ऑब्वियसली है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर के ऊपर आपको एग्जाम देना होता है, लिख के एग्जाम नहीं देना होता, शीट्स नहीं होती इसकी, जैसे आपने बोर्ड एग्जाम देखा होगा वैसा नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो उस पर स्क्रीन पर बना आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, पूरा कीपैड बना हुआ आता है। उस कीपैड से आपको इस 5 क्वेश्चनों का जवाब देना पड़ता है, जो कि इंटीजर टाइप होता है। तो जो भी आंसर आएगा, 5 आंसर आ रहा है मान लो, तो आपको 5 दबाना है और सबमिट कर देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके से आपने इनका आंसर देना होता है। सेम सभी केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही है, 25 + 5, और ऐसे ही मैथ्स के अंदर भी है 25 + 5। ये 5 10 आउट ऑफ 10 5 देने आपको, यानी टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 30 पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 30 पूछे जाएंगे, लेकिन 30 में से 20 MCQ और 10 इंटीजर टाइप होंगे, जिन 10 में से आपको सिर्फ 5 ही करने होंगे, बाकी के 5 आप छोड़ सकते हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न आजकल देखा गया है। आपके आने वाले टाइम पर क्या होगा ये आपको खुद उस टाइम पर देखना पड़ेगा। तो यस, दिस वाज JEE मेन। फिजिक्स की तैयारी, केमिस्ट्री की तैयारी, मैथ्स की तैयारी के लिए क्या बुक्स रहेंगी, कौन मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर रहेगा, ये सारी बातें जो हैं इन पर अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक जनरल वीडियो बना रहा हूं जो कि आपको ये बताएगा कि भैया यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न रहता है। तो JEE मेन की मैंने बात करी। जब JEE मेन क्वालिफाई होता है तो इसके बाद कुछ % बच्चे ही JEE एडवांस्ड दे पाते हैं, और JEE एडवांस्ड देने पर ही आप IIT के अंदर सेलेक्ट होते हैं। तो यस, IIT में जाना JEE मेन से डायरेक्टली इतना पॉसिबल नहीं है, आपने JEE मेन के बाद JEE एडवांस देना पड़ता है, तब आप IIT के अंदर दाखिला लेते हैं। यस, JEE मेन क्वालिफाई करने के बाद ही कुछ % बच्चे जो होंगे, टॉप कुछ बच्चे, वही जाते हैं JEE एडवांस के अंदर। तो ये हर साल पैटर्न कुछ अलग अलग देखा गया है, परसेंटाइल पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे जाएंगे JEE एडवांस के अंदर। ओके, तो सबसे पहले तो आपने तैयारी किसकी करनी है? JEE मेन की, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की 11th और 12th बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़नी है, तैयारी करनी है, और तभी आप जाकर के इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। चलिए, हम लोगों ने लगभग 5 सवालों का जवाब आपको दे दिया है। हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग पैटर्न रहता है एग्जाम को लेने का, तो उन सभी के पैटर्न थोड़े थोड़े से सिमिलर हैं, थोड़े थोड़े से डिफरेंट भी हैं। तो वो आपको देखना पड़ता है कि किस पेपर का कैसा क्वेश्चन रहता है, कैसा पैटर्न रहता है। ठीक है, मैंने एक जनरल बात कर ली है JEE मेन और JEE एडवांस के बारे में। चलिए चलते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस? तो कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कि टॉप अवेलेबल हैं आपके सामने? तो भैया आज के टाइम पर IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की, इस तरीके के बहुत सारे IITs हैं। लगभग मैं 9-10 की लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें इंदौर का भी नाम है। ऐसे बहुत सारे 9-10 IITs हैं जिनका मैं आपके सामने नाम रखा हूं। इसके अलावा बहुत सारे NITs भी हैं। जरूरी नहीं है कि IIT में ही जाना है। खैर, ये वीडियो IITian कैसे बने इसके ऊपर ही है, लेकिन कोई बात नहीं, राजा नहीं तो सेनापति सही, तो IIT में नहीं तो NIT में सही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT, बहुत सारे NIT है, NIT भोपाल, NIT जलंधर, इस तरह के बहुत सारे NIT आप देख सकते हैं, आपके सामने लिस्ट है स्क्रीन के ऊपर। तो यस, IITs के अंदर, NITs के अंदर, दिल्ली के अंदर एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा NSUT जो कि NIT भी है, नेताजी सुभाष, ये भी दिल्ली के अंदर है NSUT। तो यस, इस तरीके के कुछ टॉप कॉलेजेस मैंने आपको बताए जिनका आपको टारगेट करना चाहिए। इसके अलावा आपको टारगेट ही नहीं बनाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं टारगेट कम से कम इसको बनाइए, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, है ना। तो कम से कम आपका टारगेट, आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई इन कॉलेजेस के अंदर कैसे जाना है। और मैं आपको बता दूं कि ये कॉलेजेस आप JEE मेन से भी जा सकते हैं। सिर्फ JEE मेन को दे करके बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप JEE मेन क्वालिफाइड हैं तो उसके बाद आप इन कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जितना अच्छा आपका रैंक होगा, जितना अच्छा आपका स्कोर आएगा, उतनी ही बेटर इंजीनियरिंग फील्ड आप चूज कर पाएंगे अपने
हिसाब से, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है ना। तो यस, एनआईटी, डीटीयू, एनएसयूटी, जेई मेन से, और आईआईटी के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको, जेई मेन के बाद आपको देना पड़ेगा जेई एडवांस। क्या देना पड़ेगा आपको? जेई एडवांस। ओके, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा अगला सवाल जो है वो है हाउ मच इज द इंजीनियरिंग फी। ये इंजीनियरिंग फी कितनी होती है भाई? तो मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग फी डिपेंड करती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की अलग होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अलग होती है, एंड इट कैन रेंज फ्रॉम 9 लाख और 8 लाख से शुरू करते हैं। कंप्यूटर, मैं आपको टॉप आईआईटी की यानी आईआईटी दिल्ली की सीएस ब्रांच यानी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच, जो कि सबसे ज्यादा मशहूर ब्रांच मानी जाती है, जितना हाई रैंक आपका होगा, है ना, उतना ही आपको मतलब सीएस चूज करनी आप मोस्टली बच्चे सीएस चूज करते हैं आईआईटी दिल्ली के अंदर। सो दिस इज कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी फीस लगभग 8.5 लाख रुपए है। ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं। इसके अलावा हॉस्टल फीस, रहने खाने का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा, मस्ती मारने का खर्चा, वो इससे ऊपर रहता है। तो टोटल मिलाकर के अगर बात करें तो पूरे 4 सालों की मिलाकर के, पूरे कोर्स की मिलाकर के 8.5 लाख फीस है ही है। इसके अलावा आप इतना ही और लेकर के चलिए अपने साथ के लगभग 16-17 लाख, 15-16 लाख के आसपास टोटल खर्चा रहता है। दिस इज ओनली द ट्यूशन फीस फॉर द सीएस ब्रांच ऑफ आईआईटी दिल्ली। ऐसे ही आईआईटी बॉम्बे की भी थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। तो यस, दिस इज एन एवरेज रेट जो 8.5 लाख मैंने लिखा, ठीक है। इस 8.5 से लेकर के वेरी कहां तक कर सकती है? 12 लाख तक वेरी कर सकती है। डिपेंड करता है आप कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से, कौन सी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हो, है ना। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो थोड़ी सी और महंगी है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग फील्ड को ऑफर करते हैं और अलग अलग फी उनके लिए रहती है। अच्छा, ये तो बात थी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो भाई ये लगभग 17 से 25 लाख तक भी जा सकती है। एक सीट की कीमत इतनी होती है 4 सालों के लिए। सो यस, कुछ डोनेशन भी लेते हैं सीट लेने के लिए, सीट के लिए। उसके बाद फिर आपकी फीस रहती है, हॉस्टल का खर्चा, रहने खाने का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा, कुछ असाइनमेंट्स रहते हैं, कुछ असेसमेंट्स रहती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं। उन सब का खर्चा अगर डाल लें तो भाई आप इसमें लगभग 4-5 लाख और डाल लो, तो भाई ऐसा कुछ है। तो इतनी फीस जो है वो रहने वाली है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। 17 से 25 लाख, ओके। और ये आने वाले टाइम में ऑब्वियसली कम तो नहीं होने वाली, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता ही आने के साथ साथ, तो ये आगे जाकर के बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फीस की बात हो गई, फीस की बात हो गई। हाउ मच इज द सैलरी ऑफ एन इंजीनियर, है ना। ये बड़ा हॉट टॉपिक रहता है ना कि इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। सर हमने देखा था गूगल के अंदर 1.5 लाख का, ओ नहीं 1.5 लाख नहीं, 1.5 करोड़ का पैकेज है ना। हमने देखा सर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 1 करोड़ दे रहे हैं उसको। तो यार ये जो 1 करोड़ और 1.5 करोड़ वाला जो टैग है ना, ये किसी 100 में से 2 को या 100 में से 1 को ही मिलता है, और ज्यादा बोलूं तो 1000 में से 1 को मिलता है, या 1000 में से 2 को या 3 को मिलता है, इतना ही रहता है। लेकिन वो चमक जाता है, बस न्यूज के अंदर आ जाएगा, मीडिया के अंदर आ जाएगा, है ना, सब जगह पर सोशल मीडिया पर छा जाएगा कि इसको 2 करोड़ का पैकेज मिला, इसको 1.5 करोड़ का पैकेज मिला। ठीक है, तो यस पॉसिबल है, ऐसा नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक हायर साइड है पैकेज की। अगर मैं बात करूं और एक बात ऑनेस्टली करूं तो एवरेज पैकेज जो रहता है, सैलरी जो रहती है, यानी ईयरली पैकेज जो रहता है किसी आईआईटी का, ठीक है, एक एवरेज पैकेज अगर मैं बात करूं, है ना, किसी भी फील्ड को नहीं ले रहा, किसी भी कोर ब्रांच की बात नहीं कर रहा, किसी भी टेक्निकल ब्रांच की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, एक एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 14 लाख के आसपास है। 14 LPA, लैक्स पर एनएम, यानी पूरे साल में 14 लाख रुपए कमा लेता है एवरेजली एक आईआईटीएन। इससे कम भी जा सकता है, इससे बहुत ज्यादा भी जा सकता है। बहुत ज्यादा मैंने आपको बता दिया भैया कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ आपने सुने ही हो, या सब ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है ना। लेकिन एक एवरेज पैकेज 14 से 16, 18 तक जा सकता है। हाँ, ये आज की बात कर रहा हूं, जब तक आप इंजीनियरिंग कॉलेज में से इंजीनियरिंग करके निकलेंगे तब तक और 6 साल आगे हो चुके होंगे। आप समझ रहे हैं बात को? 11th करोगे, 12th करोगे, फिर 4 साल इंजीनियरिंग के, ठीक है ना। तो 2027 की अगर मैं बात करूं आज से, तो यही चीज जो है वो आप लगा लीजिए कि 20 के आसपास होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर सब कुछ व्यवस्था ठीक चलती रही, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है हमारी पूरे वर्ल्ड की ठीक चलती रही, तो यस ये बढ़ करके 20 के आसपास हो जाएगा आज से 6 साल के बाद। तो यस, दिस इज द एवरेज पैकेज फॉर एन आईआईटीएन। एक आईआईटीएन एवरेजली इतना तो कमाई लेता है, ठीक है ना। तो ये फ्रेशर की बात है। इसके बाद जब आप धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओगे कंपनी के अंदर जाकर के, और स्किल एडिशन करोगे अपने अंदर के, भैया मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं,
ठीक है। तो आपने पाइथन सीखी है, अब पाइथन के साथ साथ मान लीजिए आप किसी बैकएंड की कोडिंग को भी सीख लेते हैं, किसी फ्रेमवर्क को भी सीख लेते हैं, आप डॉटनेट को सीख लेते हैं, आप सी शार्प को सीख लेते हैं, इस तरीके का अगर ओरेकल डेटाबेस को अगर आप सीख लेते हैं, ठीक है ना, या डीबीएमएस आपने अलग से सीख लिया, एसक्यूएल आपने और सीख लिया, आपको डेटाबेस की हैंडलिंग भी आती है, आप डेटा हैंडलिंग भी कर लेते हैं, यू आर अ डेटा एनालिस्ट, यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, अगर आप इस तरीके के भी कोर्स करते हैं तो यस पैकेज बढ़ता जाएगा आपका, और धीरे धीरे करके ये करोड़ के अंदर भी चला जाता है ना, आफ्टर फ्यू इयर्स। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक आईआईटीएन जो है वो साल के करोड़ों रुपए भी कमा रहा होता है कुछ सालों के बाद, जब अच्छा खासा एक्सपीरियंस वो ले लेता है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है भैया, अपनी स्किल को बढ़ाने में आपको मेहनत करनी चाहिए, बस इतना ही आपके लिए है यहाँ पर, ठीक है। तो यस, दिस वाज द 8th क्वेश्चन कि सैलरी कितनी रहती है। नेक्स्ट बात आती है यार, व्हाट टू डू आफ्टर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के बाद क्या करें। तो भैया इंजीनियरिंग पहले कर तो लो इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप चाहे तो जॉब ऑप्ट कर सकते हैं सीधा बीटेक के बाद ही। जैसी आपकी बीटेक होती है, आपको कंपनी खुद ही हायर कर लेगी, कैंपस प्लेसमेंट होती है या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होती है, दोनों तरह की प्लेसमेंट ऑफर होती है। और वैसे भी आईआईटीएन को चिंता करने की जरूरत नहीं होती, वो बस वेट करता है सही मौके की, और उसके बाद वो एक अच्छी कंपनी को हिट करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल यहां पर मिल सकता है गूगल का। गूगल के सीईओ जो हैं सभी जानते हैं उनका नाम, सुंदर पिचाई, वो भी खुद एक आईआईटीएन है। इसके अलावा आप अपना खुद का स्टार्टअप भी खोल सकते हैं, अपनी खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक स्टार्टअप का एग्जांपल यहां पर लेता हूं, इन्फोसिस, बूटस्ट्रैप से स्टार्ट करके इस इन्फोसिस लिमिटेड को नारायण मूर्ति जी ने, नारायण मूर्ति आपने जरूर नाम सुना होगा इनका, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस लिमिटेड, ठीक है ना, नारायण मूर्ति जी, इन्होंने, ये कंपनी क्या करती है, टेक सपोर्ट देती है, इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है, बल्क में भी, ऑर्डर्स में भी, सब चीजों में। और ये पूरी वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज ऐसी है, बैंक्स ऐसे जिनको ये अपना सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। नारायण मूर्ति जी के द्वारा स्टार्ट करी गई थी 1980s के अंदर, इसको स्टार्ट किया था लगभग 8-9 लोगों ने, जिनके फाउंडर्स के नाम है, उनमें से मुख्य नाम जो माना जाता है वो नारायण मूर्ति जी का माना जाता है, ये खुद आईआईटीएन थे। इसके अलावा सचिन बंसल जो फ्लिपकार्ट के ओनर हैं, यस एक और एग्जांपल आ गया भैया, फ्लिपकार्ट के जो ओनर हैं सचिन बंसल जी, ये खुद भी एक आईआईटीएन है। तो इस तरीके से यार बहुत सारे आपके रोल्स हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एमटेक भी प्रेफर करते हैं बीटेक करने के बाद, मास्टर्स करते हैं बीटेक करने के बाद। तो एमटेक करने से फायदा क्या होता है? सबसे पहली बात, आप जिस भी फील्ड में बीटेक करते हैं, एमटेक उसी फील्ड के अंदर आपको और ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट देती है, उसी के अंदर आपको और ज्यादा एक्सपर्टीज देती है। तो यस, एक एमटेक जो होगा वो एक सीनियर मोस्ट पोस्ट पर होगा बाकी बीटेक के मुकाबले, यानी वो कुछ ना कुछ टीम को लीड कर रहा होगा, कहीं ना कहीं टीम को मैनेज कर रहा होगा। तो एक एमटेक कई सारे बीटेक को मैनेज कर सकता है, उनका टीम लीड हो सकता है। ऐसे ही जो बीटेक होंगे, यानी जो इंजीनियर्स होंगे, जो बीटेक होल्डर, डिग्री होल्डर बीटेक वाले होंगे, वो नीचे डिप्लोमा वालों को मैनेज करते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जिनको टेक्नीशियन कहते हैं। तो टेक्नीशियन को मैनेज करता है इंजीनियर, और उसको मैनेज करेगा कोई एमटेक वाला। एमटेक के बाद बहुत सारे लोग टीचिंग भी ऑप्ट करते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एमटेक की है, आईआईटी से की है, बहुत सारी जगहों से की है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीटेक करते हैं कहीं और से और एमटेक करते हैं आईआईटी से, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है ये भी। तो ये तो खैर बात की बातें, आप सब धीरे धीरे सीख ही लोगे। तो भैया यस, जॉब है, स्टार्टअप है, किसी स्टार्टअप के अंदर भी जॉब कर सकते हो आप। इंटर्नशिप हो जाती है आईआईटीएंस की तो किसी अच्छे गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर, या फिर किसी अच्छे स्टार्टअप के अंदर, वो तो इंटर्नशिप कर लेते हैं सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर, जो कि कंपलसरी होती है। खैर ये सारी बातें थी कि इंजीनियरिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं। दिस वाज द 9th क्वेश्चन, और ये आ गया लास्ट क्वेश्चन कि भैया प्रिपेयर कैसे करें। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब आप इंजीनियर बनने की राह चुनते हैं, जब आप चूज कर लेते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी थोड़ी सी काउंसलिंग, जिसको मैं अभी करने वाला हूं। तो यस, अगर ये काउंसलिंग आप सुनेंगे तो जरूर आपको इस बारे में फायदा होगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो पूरे एग्जाम को देने से पहले, एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले, आप उस एग्जाम को पढ़ें। सबसे पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस एग्जाम में पूछा क्या जाता है, उस एग्जाम में आपको करने से ज्यादा छोड़ना सीखना है क्वेश्चंस को। यस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नाम की भी चीज है। आप जानते हैं, अगर आप जेईई मेन दे रहे हैं तो उसके अंदर एक सही जवाब होने पर +4 मार्किंग है और गलत जवाब देने पर -1 मार्किंग है, राइट। तो जब आप किसी जवाब को सही देंगे तो +4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने उसको गलत दे दिया तो -1 तो गए, -1 तो गया। आप वो 4 नंबर भी खो देंगे जो कभी सही हो सकते थे।
यानी आप 5 नंबरों का नुकसान उठाते हैं। क्या ये मैथमेटिक्स समझ में आती है? राइट। तो इसीलिए आपने सबसे पहले उस एग्जाम को पढ़ना है, उस एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले, है ना। तो यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे डेफिनेटली। आप उस एग्जाम को पढ़ेंगे, एग्जाम के बारे में जानेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या उसका पैटर्न है, कब उसको देना है, कब उस आंसर को टिक करना है, कब उस आंसर को टिक नहीं करना, कब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और कब ये इस क्वेश्चन से बच के आगे निकल जाना है। ये सब आपको सीखना पड़ेगा। यस, ये टाइम के साथ आपके जो मेंटोर्स रहेंगे वो आपको गाइड करते रहेंगे। हम लोग फिजिक्स वाला के अंदर अर्जुना जेईई बैच ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। उस अर्जुना जेई बैच के अंदर हम लोग जेई का कंप्लीट कोर्स लेकर के आए हैं, यानी पूरी 11th उसके अंदर, अर्जुना हमारा 11th का बैच है, उसके अंदर कंप्लीट 11th कोर्स हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे, और वो भी बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के अंदर। आप जा सकते हैं फिजिक्स वाला की ऐप पर, वहां जाकर के आप उस अर्जुना जेई बैच को परचेज कर सकते हैं बहुत ही मामूली सी फीस को पे करके। पूरे साल के लिए आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी ऐप के अंदर, या जिन बच्चों ने ऐप प्रेफर नहीं करनी, यानी उन्होंने मोबाइल पर नहीं पढ़ना, उनके पास मोबाइल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कंप्यूटर पर भी उसको खोल सकते हैं, अपने गूगल क्रोम पर, या जो भी आपके पास जो भी ब्राउजर है उस पर आप उसको खोल करके pw.live, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाकर के भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। पूरे साल की मेंटोरशिप रहेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाए और चले गए, ऐसा नहीं है। पूरे साल आपको गाइडेंस चाहिए, पूरे साल आपको मोटिवेशन चाहिए, पूरे साल आपको मेंटोरशिप चाहिए। आपको ये देखना है कि हम कहां ठीक हैं और हम कहां गलत जा रहे हैं। किस तरीके से अपना पूरी पढ़ाई का पैटर्न बनाना है, कैसे टाइम टेबल को बनाना है, ये सब चीजें आपको आपके मेंटोर्स गाइड करेंगे, जो आपको आपके अर्जुना बैच के अंदर मिलने वाले हैं। तो यस, मैं यहाँ पर अर्जुना की प्रमोशन नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक मेरा ऑनेस्ट और मेरा जेन्युइन ओपिनियन है कि अगर मेरा भी कोई रिश्तेदार है, अगर मेरा भी कोई कजन है, अगर उनके भी कोई बच्चे हैं आगे से, तो मैं उनको प्रेफरेबली कहीं किसी इंस्टीट्यूट में भेजने से अच्छा मैं उनको फिजिक्स वाला के अर्जुना जेई के अंदर एडमिशन दिलाऊंगा। तो जब हम लोग दिला रहे हैं, जब यहीं के टीचर्स अपने लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप यहीं से पढ़िए, आप कहीं और मत जाइए, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख की फीस पे मत कीजिए। यस, इतनी फीस है उन इंस्टीट्यूट्स की, उन कोचिंग की, आप जाइए, पता करिए, आप निकलिए अपने फादर मदर के साथ, और अगर फादर मदर मुझे सुन रहे हैं तो निकलिए बच्चों के साथ और देखिए क्या क्या फीस है। 4-4 लाख रुपए ले रहे हैं, 6 लाख तक लिए हैं उन्होंने। ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ जो 6 लाख रुपए ले रहे हैं 2 साल की तैयारी करवाने के लिए, और यहाँ पर हम लोग बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के अंदर, वो आप देख सकते हैं जाकर के, उसके अंदर हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो यस, मेरा ये मानना है कि अच्छी मेंटोरशिप के लिए, आप अच्छी गाइडेंस के लिए आप अच्छे लोगों से जुड़िए, ठीक है ना। जो कि मैं मानता हूं कि बहुत ही गरीब बच्चे, बहुत ही ऐसे बच्चे जो कि रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर मतलब बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया से आते हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ करके और आईआईटी क्लियर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं 1500 से ज्यादा एडमिशन आईआईटी एडवांस के अंदर हमारे बच्चों के हैं, और वो बच्चे ही आपको आगे से मेंटोर कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, सारथी प्रोग्राम हमारे यहाँ पर चल रहा है, जिसके अंदर के आप मतलब बहुत ही मामूली सी फीस पे करके आप उनसे बात कर सकते हैं 1 to 1। तो इस तरह के मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, बैचेस चल रहे हैं मेंटोरशिप के, जिसके अंदर वो आपको गाइड कर रहे हैं। आईआईटी में गए हुए बच्चे, एम्स में गए हुए बच्चे, वो आपको गाइड कर रहे हैं आकर के। बैच वाइज सबको गाइडेंस मिलती है कि भाई किस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आपके 1 to 1 आपके प्रॉब्लम्स आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यस, एक मेंटोरशिप बहुत जरूरी होती है, गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। देखो बच्चों, आपने जो भी अपना इंटरेस्ट बनाया हो, जरूर अपने फादर मदर के साथ उसको डिस्कस कीजिए, अपने गार्जियंस के साथ उसको डिस्कस कीजिए। आपका जो भी मन हो, आपने केमिस्ट्री कुछ प्रेफर करनी हो, आपने फिजिक्स कुछ प्रेफर करनी हो, आपने मैथ्स कुछ प्रेफर करनी हो, आपने पीसीएम में जाना हो, आपने पीसीबी में जाना हो, आपको कॉमर्स लेना हो, आपको कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना हो, आपको आर्ट्स लेना हो, या आपको कुछ भी लेना हो, प्लीज अपने सीनियर्स के साथ, अपने फादर मदर के साथ प्लीज इसको बैठ करके डिस्कस कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। वो आपको सजेशन देंगे। साथ ही साथ आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी बात कीजिए, अपने भैया दीदी से जिसको आप मेंटोर मानते हो, अपने सीनियर से, ठीक है ना, जिनसे कि आप मतलब खुल करके अपनी बात कर सकते हो। आपके कजन हो सकते हैं, आपके मामा जी हो सकते हैं, है ना, मामा जी के बेटे, कुछ भी हो सकता है, मतलब आपके कजन में जो लोग उस फील्ड पर पहले भी आगे बढ़ चुके हैं। तो सबसे मिल करके डिस्कशन करके किसी भी फील्ड को चुनना, मेरा तो आपसे यही कहना है। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, इसी पॉजिटिव जज्बे के साथ ये काउंसलिंग सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं।
और आई होप आप में से बहुत सारे अच्छे अच्छे इंजीनियर निकल करके आएंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स निकल करके आएंगे, अच्छे अच्छे सीएस निकल करके आएंगे, लॉयर्स निकल करके आएंगे, प्रोफेसर्स निकल करके आएंगे और आने वाले टाइम में इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर छा जाएंगे। तो यस, सभी ने छा जाना है। जितने भी ये फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स हैं, आप सबके डीएनए में है भाई, जज्बा कम नहीं होना, मोटिवेशन कम नहीं होनी, एनर्जी कम नहीं होनी, छा जाना है आपने। जहां भी जाना है छा जाना है। चलिए मिलते हैं अगली बार। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।